अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। 1 साल के बाद आपको जो है इवेल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा जी। अब ये जो कट ऑफ है 1 साल का, ये चेंज हो सकता है। अगर एज जो है मोर देन इक्वल टू 35 ईयर्स है, तो फिर आपको 6 महीने के बाद ही जो है इवेल्यूशन स्टार्ट कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इन चारों रिस्क फैक्टर्स में से कोई भी एक रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो 6 महीने से पहले ही आपको इवेल्यूशन जो है स्टार्ट कर देना है। ये कौन सा रिस्क फैक्टर्स है? अगर एज आपके फीमेल की मोर देन इक्वल टू 40 ईयर्स है, या फिर वो फीमेल जो है नोन केस है यूटेराइन या फिर ट्यूबल डिसीज का, ओके, या फिर उस फीमेल ने रिसीव की हुई है कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी कभी भी अपने लाइफ में, और फीमेल के पास या फिर हिस्ट्री ओलिगोमेनोरिया की या फिर अमिनोरिया की। अगर इन चारों रिस्क फैक्टर्स में कोई से भी एक रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है फीमेल के अंदर, तो फिर 6 महीने से पहले ही जो है आप इवेल्यूशन जो है स्टार्ट कर दीजिए उस फीमेल के अंदर। ठीक है, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी। जब भी पढ़ेंगे तो दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। पहला होता है फिकंडिटी और दूसरा होता है फिकंडेबिलिटी। फिकंडेबिलिटी क्या है? फिकंडेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्शन इन द वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंसेप्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कहते हैं फिकंडेबिलिटी। फेकंडिटी क्या होती है फिर? फेकंडिटी होती है कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल टू हैव लाइव बर्थ। लाइव बर्थ होने की जो कैपेसिटी होती है फीमेल की, उसको हम कहते हैं फेकंडिटी। एक और टर्म आपको पता होनी चाहिए, स्टेरिलिटी। इट इज द परमानेंट स्टेट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के परमानेंट स्टेट को हम क्या कहते हैं? स्टेरिलिटी। अब एक केस देखते हैं। आपके पास एक कपल आता है हु इज इनेबल टू कंसीव, ओके, इवन आफ्टर कोहैबिटेटिंग फॉर 6 मंथ्स। उनकी शादी जरूर 5 साल से हो चुकी है, लेकिन वो कोहैबिटेट कर रहे हैं फ्रॉम टाइम ऑफ 6 मंथ्स। तो आप जो है इसे 6 मंथ्स को पकड़ोगे, क्योंकि वो रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स 6 महीने से ही कर रहे हैं। तो आप उनको बोलोगे क्या? आप उनको सलाह क्या दोगे? आप उनको सजेस्ट करोगे कि अगेन ट्राई फॉर मोर 6 मंथ्स, ताकि 1 साल का कट ऑफ पूरा हो। ट्राई करें फॉर मोर 6 मंथ्स। फिर उसके बाद और साथ में जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट करोगे। ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेंगे जो कि फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हो। जैसे कि आइडियल बीएमआई रखो, स्मोकिंग को क्विट करो, अल्कोहल को लिमिट करो। ये 3 आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो इंप्रूव करते हैं फर्टिलिटी को। ठीक है। फिर अब आपको पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी के कंट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं। कंट्रीब्यूटर्स का मतलब क्या है? कि आपके पास मेल्स के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो उसको बोलेंगे मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जो कंट्रीब्यूट करता है टू 25% केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। फीमेल के कारण अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो उसे बोलेंगे फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू 40% ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस। और ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, 15 to 30% ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें कोई कॉज ही स्टैब्लिश नहीं कर सकते हम। दोनों मेल फीमेल की एवोल्यूशन नॉर्मल होती है इनके अंदर, तो उसको कहता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ठीक है। कोई भी कपल जब आपके पास आएगा विद दिस प्रेजेंटेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, विद दिस कंप्लेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, तो पहला बेसिक इवैल्यूएशन आप उनमें करोगे वो ये 5 टेस्ट रहेगी। क्या है ये 5 टेस्ट के अंदर? पहला होगा सीमन एनालिसिस, दूसरा होगा ओव्यूलेशन के टेस्ट कि ओव्यूलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तीसरा होगा ओवेरियन रिजर्व चेक करने वाले टेस्ट, एंड चौथा होगा पेटेंसी चेक करोगे आप फैलोपियन ट्यूब्स की, एंड पांचवा टेस्ट होगा टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन के लेवल्स चेक करना। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में। फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में आपके पास ओवेरियन फैक्टर आता है, ट्यूबल फैक्टर आता है। सबसे पहले जो ओवेरियन फैक्टर होता है, ये लीडिंग कॉज होता है आपके फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। ओवेरियन फैक्टर इज द लीडिंग कॉज ऑफ द फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ओवरी के अंदर दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो एन ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, ओवा रिलीज ही नहीं हो रहा, एग रिलीज ही नहीं हो रहा, या फिर ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है, जिसको हम प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी बोलते हैं। तो दोनों के लिए कुछ टेस्ट है आपके। एनोवुलेशन मतलब ओवुलेशन को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट है, ओवेरियन रिजर्व करने को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट डन फॉर दी ओवुलेशन। ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट। ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का नंबर बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है आफ्टर ओवुलेशन इन द सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, किसी भी फॉर्म में वो दिख सकता है बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन, तो उसका मतलब क्या है कि ओवुलेशन हो रहा है। अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक और स्कैंटी है, और ये थिक और स्कैंटी होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, मतलब ओवुलेशन हो रहा है। दूसरा, अगर वजाइनल साइटोलॉजी में इंटरमीडिएट सेल्स दिख रहे हैं और इंटरमीडिएट सेल्स दिखते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन है। अगर प्रोजेस्टेरॉन है मतलब आपका ओवुलेशन हो रहा है। तीसरा, आप इन पहले दोनों टेस्ट में आपने प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट्स को देखा, तीसरे में आपने डायरेक्टली सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को ही चेक कर लिया। और कब चेक किया?
ऑन दी 7 days बिफोर द एक्सपेक्टेड मेंसेस। अगर 28 दिन की साइकिल पकड़ेंगे तो जनरली 21वें दिन पर जो है हम सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स चेक करते हैं 7 days बिफोर द एक्सपेक्टेड मेंसेस। ये एक रिलायबल और इजी टेस्ट होता है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज भी किया जाता है। अगर आपके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स 3 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा आते हैं तो फिर आपकी साइकिल जो है वो ओव्यूलेटरी है। क्या है? ओव्यूलेटरी है। चौथा टेस्ट जो हम करते हैं ओव्यूलेशन के लिए वो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर देखो, आपके पास दो हार्मोन्स होते हैं। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल आपके पास होता है ईस्ट्रोजन जो कि टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। सेकंड हाफ ऑफ साइकिल में होता है आपके पास प्रोजेस्टेरॉन जो कि टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है बाय 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप फीमेल को ये कहते हो कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर दिन आप जो है ग्राफ के अंदर अपना टेम्परेचर प्लॉट करोगी। तो जब फीमेल ये प्लॉट करती है टेम्परेचर तो कुछ इस तरीके से बायफेजिक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। अगर साइकिल ओव्यूलेटरी है तो बायफेजिक ग्राफ का मतलब क्या है? बायफेजिक ग्राफ का मतलब यह है कि बिफोर ओव्यूलेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन टेम्परेचर्स लोअर साइड पे थे एंड आफ्टर ओव्यूलेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन टेम्परेचर्स हायर साइड पे थे। यह होता है आपका बायफेजिक ग्राफ। अगर बायफेजिक ग्राफ आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि साइकिल ओव्यूलेटरी है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ऑन द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन आपका टेम्परेचर नीचे डिप करता है। रीजन क्या है? ड्यू टू रिसेंट एस्ट्रोजन का पीक। एस्ट्रोजन का पीक जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन आता है और उस एस्ट्रोजन के कारण आपका टेम्परेचर जो है ओव्यूलेशन के दिन पर घट जाता है, कम होता है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू रिसेंट पीक ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है जी। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर को हमने भी देख लिया। जो अगली टेस्ट हम करते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर के बाद फॉर ओव्यूलेशन वो होती है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। अब एंडोमेट्रियल बायोप्सी हम करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज में, मतलब सिर्फ 2 से 4 दिन बिफोर द एक्सपेक्टेड मेंसेस हम क्या करेंगे? एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। अब एंडोमेट्रियल बायोप्सी जब भी आप करते हो, जिस महीने के अंदर आपको ये बायोप्सी करनी है, आपको फीमेल को कुछ एडवाइस देनी है। पहला, यूज कॉन्ट्रासेप्शन। अगर आप उस महीने के अंदर फीमेल आपकी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज नहीं करेगी तो फिर हो सकता है कि वो कंसीव कर जाए। अगर वो कंसीव कर गई तो फिर अबॉर्शन हो सकता है ड्यू टू एंडोमेट्रियल बायोप्सी, क्योंकि आप एंडोमेट्रियम को ही सही बायोप्सी देते हो ना। तो अगर कंसीव कर चुकी है तो फिर इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो सकता है? उसके बाद अगर आपने बायोप्सी ली तो बेसिकली अबॉर्शन हो सकता है, तो आप वो नहीं चाहते। तो आप सजेस्ट करते हो कि कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करो, लेकिन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करो? बैरियर मेथड को यूज करो, ओसीपुट्स को यूज मत करो। आप नहीं चाहते कि बाहर से हार्मोन आप दोगे फीमेल को और उसके इफेक्ट्स आपको फीमेल के अंदर दिखेंगे, तो जो आप टेस्ट कर रहे हो वो नहीं हो पाएंगे प्रॉपर। इसलिए बैरियर मेथड को ही यूज करो एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है। अब एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे आपको क्या रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है? अगर नॉन ओव्यूलेटरी साइकिल है तो आपको ऐसी एंडोमेट्रियल बायोप्सी देखने को मिलेगी। अगर साइकिल एनओव्यूलेटरी है तो ऐसी एंडोमेट्रियल बायोप्सी देखने को मिलेगी। इसमें दो फाइंडिंग्स आपको पता होनी चाहिए। पहला, आपको टॉल ग्लैंड्स दिख रही है, ऐसी टॉल ग्लैंड्स, मतलब टॉल ग्लैंड्स को दूसरा नाम जो हिस्टोलॉजिस्ट देते हैं वो टेलीस्कोपिंग देते हैं, टेलीस्कोप टेलीस्कोपिंग ऑफ द ग्लैंड्स। दूसरी फाइंडिंग जो आप यहां पर देख सकते हो दैट इज न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लेवल्स। न्यूक्लियाई जो है हर एक सेल में अलग अलग लेवल्स पर प्रेजेंट है। जब न्यूक्लिया ऐसे डिफरेंट लेवल्स पर प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफिकेशन। ये जो दोनों फाइंडिंग्स है ना बायोप्सी की, टॉल ग्लैंड्स, सूडो स्ट्रेटिफिकेशन, ये दोनों फाइंडिंग्स आपके प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम की फाइंडिंग्स है। ऐसा एंडोमेट्रियम जो प्रोलिफरेट करता है। और एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कब करता है? अंडर द इफेक्ट ऑफ द ईस्ट्रोजन। और हमने बायोप्सी ली कौन से दिन पे है? 2 to 4 days बिफोर द मेंस्ट्रुअल, बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, या फिर जनरली 26वें दिन पर लेता है। और यहां पर तो आपका प्रोजेस्टेरॉन एक प्रीडोमिनेंट हार्मोन होना चाहिए। जो आपको एंडोमेट्रियम मिलना चाहिए वो सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम मिलना चाहिए, ना कि प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम। लेकिन अगर आपको प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम मिल रहा है दैट टू ऑन डे 26 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब आपकी साइकिल क्या है? एनओव्यूलेटरी है, प्रोजेस्टेरॉन आ नहीं रहा। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन अब ओव्यूलेटरी साइकिल अगर होगी तो आपको इन दो में से कोई तो भी एक फाइंडिंग एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे देखने को मिलेगी। दोनों में आप एक चीज कॉमन देख सकते हो कि यहां पर जो है टॉल ग्लैंड्स नहीं है, कॉइलिंग हो चुकी है ग्लैंड्स की। यहां पर क्या हो चुकी है? आपकी कॉइलिंग हो चुकी है ग्लैंड्स की। यहां पर कॉइलिंग हो चुकी है, पहली चीज। और दूसरा, यहां पर आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस के नीचे ये खाली जगह प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के नीचे क्या है? ये खाली जगह प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन। ये सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन आप अप्रिशिएट कर सकते हो फ्रॉम द डे 16। डे 16 से जो है आप ये सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन अप्रिशिएट कर सकते हो। और यही पहला एविडेंस होता है प्रोजेस्टेरॉन का
कि प्रोजेस्टेरॉन आ चुकी है। यहाँ पर कॉइल्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और ये अर्ली सिक्रेटरी फेज के बारे में आपका सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन बताता है। अगर आपको पता चल जाता है कि अर्ली सिक्रेटरी फेज है मतलब प्रोजेस्टेरॉन आ चुका है, इसलिए सिक्रेटरी फेज शुरू हुआ है, मतलब साइकिल कैसी है, ओव्यूलेटरी है। मान लीजिए आपको ज्यादा कॉइलिंग दिखे, यहाँ पर जैसी कॉइलिंग ज्यादा है ना वैसी ज्यादा कॉइलिंग दिखे, इन ग्लैंड्स को हम कॉर्कस्क्रू ग्लैंड्स देखने को मिलता है। स्ट्रोमा के अंदर इडिमा आपको दिख रहा है और साथ में आप अगर देखोगे प्रॉपरली तो यहाँ पर ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, इन दोनों ग्लैंड्स के अंदर आप देख सकते हो सिक्रीशन सब प्रेजेंट है। जब ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है, कॉर्कस्क्रू ग्लैंड, स्ट्रोमल एडिमा, सिक्रीशन इन द ल्यूमेन, तो इसको हम कहते हैं लेट सिक्रेटरी फेज। ऑब्वियसली अगर लेट सिक्रेटरी फेज है तो ये ऑब्वियसली किसके अंडर द इफेक्ट होगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो साइकिल क्या हो जाएगी आपकी, ओव्यूलेटरी हो जाएगी। तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे आपको इन दो फाइंडिंग में से कोई भी एक फाइंडिंग मिल गई मतलब साइकिल आपकी ओव्यूलेटरी है, अगर ये फाइंडिंग मिल गई मतलब साइकिल एन ओव्यूलेटरी है। ठीक है, क्लैरिटी, हाँ जी क्लैरिटी। अब एंडोमेट्रियल बायोप्सी का ना बहुत सारे यूज होते हैं। पहला तो हमने देख लिया कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी में हमने ये देख लिया कि प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओके, ऑन द डे 26 या फिर 2 से 4 दिन पहले बिफोर द एक्सपेक्टेड मेंसेस। बायोप्सी का दूसरा यूज क्या होता है, दूसरा यूज होता है रूल आउट एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, टू रूल आउट दी ट्यूबरक्यूलोसिस। देखो डेवलप्ड कंट्रीज में अंदर ये माना जाता है कि जो आपकी बायोप्सी है ये काफी इन्वेजिव टेस्ट है, तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो बायोप्सी करते ही नहीं है। इंडिया के अंदर बायोप्सी क्यों करते हैं, टू रूल आउट दी ट्यूबरक्यूलोसिस। इसलिए दो सैंपल्स भेजे जाते हैं आपके लैब में, एक हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लैब भेजा जाता है इन दी फॉर्मेलिन, और एक आपके टीबी को चेक करने के लिए एसिड फास्ट बेसिलाई का सैंपल भेजा जाता है इन दी केस ऑफ सलाइन। इसमें याद रखने वाली ये बात है कि एसिड फास्ट बेसिलाई का जो सैंपल है सलाइन में भेजा जाता है और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन वाला जो है वो फॉर्मेलिन में भेजा जाता है। ठीक है, बायोप्सी का एक और यूज है, उसकी मदद से आप डायग्नोज कर सकते हो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को। आपको पता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया दो टाइप का होता है, एक सिंपल टाइप का और एक कॉम्प्लेक्स टाइप का। सिंपल वाले में दोनों ग्लैंड्स और स्ट्रोमा इक्वली प्रोलिफरेट करते हैं, जिसके कारण आपको सिस्टिक डायलिटेशन ग्लैंड्स का जो है देखने को मिलता है, और इसलिए सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को हम सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया भी देखने को बोलते हैं। क्यों, सिस्टिक डायलिटेशन दिख रहा है ना ग्लैंड्स का, इसलिए सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया। यहाँ पर दोनों ग्लैंड और स्ट्रोमा दोनों इक्वली प्रोलिफरेट करते हैं। दूसरा जो टाइप होता है आपके एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का, दैट इज कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। यहाँ पर आपकी जो ग्लैंड है ये बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करेगी एज कंपेयर टू दी स्ट्रोमा। इसलिए एग्जामिनर को जब भी कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के बारे में बताना रहेगा ना, वो कुछ इन टर्म्स का यूज करेगा, जैसे क्राउडिंग ऑफ द ग्लैंड हो रही है, बैक टू बैक अरेंजमेंट आपको ग्लैंड्स की दिख रही है, मतलब एग्जामिनर इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और अगर ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है विद अटिपिया, तो ये अटिपिया क्या सजेस्ट करता है, अटिपिया सजेस्ट करता है वेरी हाई रिस्क ऑफ द कैंसर। और अगर अटिपिया प्रेजेंट है ना भाई, तो आपको यूटेरस को रिमूव ही कर लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है, यूटेरस को रिमूव कर लो अगर अटिपिया प्रेजेंट है तो। ठीक है, फिर एक और मदद होती है आपके एंडोमेट्रियल बायोप्सी से, एक और फायदा होता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी का कि ये डायग्नोज कर सकता है आपके ल्यूटियल फेज डिफेक्ट को। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के अंदर होता क्या था आपको याद है, आफ्टर ओव्यूलेशन जो आपका कॉर्पस लुटियम होता था, वो कॉर्पस लुटियम क्या काम करता था, वो प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करने का काम करता था। अगर ये प्रोजेस्टेरॉन कम प्रोड्यूस करता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिकरेंट अबॉर्शंस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिकरेंट अबॉर्शंस। अब चूंकि ये कॉर्पस लुटियम जो है लेस प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, इसलिए जो सारे सिक्रेटरी चेंजेस होने थे एंडोमेट्रियम के अंदर वो लैक करना शुरू कर देता है। और कितना लैक शुरू करना कर देता है, मोर देन इक्वल टू 2 days। देयर इज मोर देन इक्वल टू 2 days का डिले बिटवीन द मेंस्ट्रुअल डेटिंग एंड एचपीई डेटिंग, हिस्टोपैथोलॉजिकल डेटिंग। ओके, 2 दिन का गैप होता है डियरली ड्यू टू दिस लेस प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस लुटियम। इसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अब ये ल्यूटियल फेज डिफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियल बायोप्सी से डायग्नोज नहीं होगा, बल्कि जो एक और टेस्ट आप कर सकते हो दैट इज सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स। अगर सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आपके लेस देन 15 नैनोग्राम होंगे तो वो भी आपका डायग्नोस क्या करेगा, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट जी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक और जो टेस्ट हम करते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी के बाद फॉर दी टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन, वो होता है आपका यूरिनरी एलएच सर्च। नॉर्मली आपको पता है जब सीरम में एलएच का सर्च आता है तो उसके 36 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होता है, लेकिन यूरिन का थोड़ा सा लेट है, यूरिन में एलएच सर्च थोड़ा सा बाद में होता है सीरम के। तो जब भी यूरिनरी एलएच में सर्च होगा, मतलब यूरिन में एलएच का सर्च होगा, उसके 24 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होता है। उसके कितने बाद, 24 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होता है। तो आपके पास कुछ यूरिनरी एलएच किट्स होती है, अगर उस पर दो लाइंस आती है तो पॉजिटिव टेस्ट हो जाती है। जैसे ही पॉजिटिव टेस्ट आएगी, जिस टाइम पे पॉजिटिव टेस्ट आएगी मतलब उसके 24 घंटे के बाद जो है ओव्यूलेशन होने वाला है उस फीमेल के अंदर। ये यूरिनरी एलएच सर्च, इस यूरिनरी एलएच किट्स की मदद से जो है आपकी फीमेल्स कंसेप्शन मतलब इंटरकोर्स को भी टाइम कर सकती है। उनको पता है कल ओव्यूलेशन होने वाला है तो फिर एक दिन पहले इंटरकोर्स करेंगे। ओके, ताकि जो चांसेस है
कंसेप्शन के वो ज्यादा हो जाए। फिर एक होता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हम करते हैं ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू। क्या करता है, पहले हम डोमिनेंट फॉलिकल को सिलेक्ट होने देता है। डोमिनेंट फॉलिकल आपके 8वें दिन पे सिलेक्ट हो जाता है। जब 8वें दिन पे आपका डोमिनेंट फॉलिकल सिलेक्ट हो गया, फिर आप अल्टरनेट डे पे, हर अल्टरनेट डे पे यूएसजी करोगे। जब हर अल्टरनेट डे पे आप यूएसजी करोगे, तो आप देखोगे कि हर अल्टरनेट डे पे 4 मिलीमीटर से जो है आपका फॉलिकल बढ़ चुका है साइज। मतलब वो ग्रो कर रहा है एट दी साइज एट द रेट ऑफ 2 मिलीमीटर पर डे। जब वो मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डोमिनेंट फॉलिकल जब मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप देखोगे कि उसकी साइज क्या 18 से 20 mm है, और वो रप्चर कर जाएगा। जब वो रप्चर कर जाएगा, तो आप ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड के अंदर देखोगे रप्चर करने के बाद जो आपका फॉलिकल है, उसकी साइज जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। उसकी साइज जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। साथ में आपको पाउच ऑफ डगलस के अंदर फ्री फ्लूइड देखने को मिलेगा ऑन ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड। जो फ्री फ्लूइड आपको देखने को मिल रहा है ऑन दिस पाउच ऑफ डगलस, ये फिजियोलॉजिकल है। ये एंट्रम वाला फ्लूइड है जो आपके पाउच ऑफ डगलस में आ रहा है। इसीलिए आपका जो फ्लूइड आपको देखने को मिलता है पाउच ऑफ डगलस के अंदर, ये हमेशा पैथोलॉजिकल नहीं होता, कभी कभी ऐसे फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। और ये फ्लूइड आपको कब देखने को मिलेगा, मिड साइकिल, मतलब ओवुलेशन के टाइम पे देखने को मिलेगा। क्योंकि ओवुलेशन होगा, यहां से एग बाहर आएगा, ओवा बाहर आएगा, और ये आपका कॉर्पस लुटियम बच जाएगा। एंट्रम का पानी जो है कहां पे चला जाएगा, पाउच ऑफ डगलस के अंदर चला जाएगा। अब एंडोमेट्रियल सॉरी आपने ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड के अंदर ये मॉनिटरिंग की फॉलिकल की, दो और फाइंडिंग्स आपको एंडोमेट्रियम की दिख सकती है। एक तो ये ट्राइलैमिनर या फिर ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम। ये ट्राइलैमिनर ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम बताता है आपको लेट फॉलिकुलर फेज ऑफ द एंडोमेट्रियम। ओके, लेट फॉलिकुलर फेज का मतलब क्या है कि ओवुलेशन होने वाला है अभी कुछ टाइम के अंदर, फॉलिकल पहले 14 दिन का लास्ट का टाइम चालू है, उसको कहते हैं लेट फॉलिकुलर फेज। तब आपको ये ट्रिपल ट्राइलैमिनर एंडोमेट्रियम देखने को मिलेगा। देख सकते हो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये आपका ट्रिपल ट्राइलैमिनर एंडोमेट्रियम which tells you about the late follicular phase followed by the ovulation। अगर लेट ऐसे आपका ट्राइलैमिनर एंडोमेट्रियम दिख रहा है, देन इट इज गुड फॉर दी कंसेप्शन। ये काफी अच्छी चीज होती है कंसेप्शन के लिए। ठीक है, फिर ये एक और चीज यहां पर मैंने आपको पहले भी बताई है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है आपके एंडोमेट्रियल थिकनेस की फॉर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए मिनिमम 6 से 8 मिलीमीटर ऑफ एंडोमेट्रियल थिकनेस इज रिक्वायर्ड। और ये 6 से 8 mm जो है कब रीच्ड होती है, ड्यूरिंग द सिक्रेटरी फेज। जब सिक्रेटरी फेज होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, जब ग्लैंड्स वगैरह रिलीज करती है अपने सिक्रेशंस को, तब 6 to 8 mm ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। फिर एक जो चीज आपको देखने को मिल सकती है इन दिस यूएसजी ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड, वो है ये पोस्टीरियर एनहांसमेंट। देखो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये आपका एंडोमेट्रियम दिख रहा है। अब यहां पर एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ दिख रहा है कि आपको नहीं, यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही थी ना, यहाँ पर 3 लाइंस दिख रही है, ऐसा डायरेक्टली एंडोमेट्रियम दिख रहा है। और इसके पोस्टेरियरली आपको ऐसे व्हाइट कलर का रंग दिख रहा है, पोस्टेरियर एनहांसमेंट देखने को मिल रही है। पहली बात तो याद रखिए, वन लाइनर याद रखे कि दिस पोस्टेरियर एनहांसमेंट ऑन ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड इज द मार्कर ऑफ सिक्रेटरी फेज। क्या है, ये मार्कर है आपके सिक्रेटरी फेज का। पहली चीज तो ये याद रखें। दूसरा, एंडोमेट्रियम थिक दिख रहा है। थिक एंडोमेट्रियम किसमें दिखता है, सिक्रेटरी फेज में दिखता है, याद रखें। ठीक है, फिर ये याद रखें कि जब भी आपको ये पोस्टेरियर एनहांसमेंट दिखती है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके एंटेरियरली पानी प्रेजेंट है। पोस्टेरियर एनहांसमेंट दिख रही है, मतलब इसके एंटेरियरली क्या है प्रेजेंट, पानी प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि इस थिक एंडोमेट्रियम के अंदर पानी प्रेजेंट है। और ये पानी क्या है, बेसिकली सिक्रीशंस है आपके ग्लैंड्स के, ये सिक्रीशंस है आपके ग्लैंड के। तो ये टर्म तो आप याद रखें कि पोस्टेरियर एनहांसमेंट इज द मार्कर ऑफ द सिक्रेटरी फेज। ठीक है, इट इज द मार्कर ऑफ द सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी साइकिल जो है एनोवुलेटरी है, ये निकल गया। अब हमारी सारी टेस्ट हो गई ओवुलेशन के लिए, आपको पता चल गया कि साइकिल एनोवुलेटरी है, तो क्या करोगे, आपको ओवुलेशन इंडक्शन करना पड़ेगा। अब ओवुलेशन इंडक्शन हमने जो है पीसीओएस के अंदर पढ़ा हुआ है कि कैसे करते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन सब सेम रहेगा, बस फर्स्ट लाइन के अंदर हम लेट्रोजोल को यूज करते थे पीसीओएस के अंदर। अब यहाँ पर लेट्रोजोल को यूज नहीं करते, क्योंकि लेट्रोजोल इज ओनली अप्रूव्ड फॉर पीसीओएस। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन के अंदर एक ही ड्रग रहेगा, दैट इज क्लोमिफेन सिट्रेट। बाकी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पूरा का पूरा सेम रहेगा जैसे पीसीओएस के अंदर पढ़ा। अब एनोवुलेशन का एक डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये तीनों चीजें आती है। क्लास 1 के अंदर आता है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, मतलब ऊपर से कुछ प्रॉब्लम है, ऊपर से प्रॉब्लम है, इसलिए ना गोनाडोट्रोपिक हार्मोन अच्छे से प्रॉपर रिलीज हो रहा है, ना आपके गोनाड्स अच्छे से फंक्शन कर रहा है। मतलब एफएसएच एलएच भी रिलीज नहीं हो रहे और आपके गोनाड्स भी काम नहीं कर रहे। हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, मतलब
कैलमैन सिंड्रोम के अंदर आपको दिखता है, एग्जांपल है कैलमैन सिंड्रोम। क्लास 2 जो होता है एनोवुलेशन का, उसका एग्जांपल होता है पीसीओएस। ये डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। क्लास 2 के अंदर आपका आ जाता है पीसीओएस, और क्लास 3 के अंदर अगर आप देखोगे इसमें आ जाता है हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। तो इसमें दो चीजें आती है, एक तो होता है आपका प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी, ऊपर से तो स्टिमुलेट्स आ रहा है लेकिन नीचे ही ओवेरियन रिजर्व कम है, तो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी एंड गोनाडल डिसजेनेसिस, ये दोनों में आपका हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, जी ठीक है। जो प्रोलैक्टिन है ना, जब ये बढ़ जाता है, मतलब हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया, ये भी एनोवुलेशन कॉज कर सकता है, लेकिन ये एज अ सेपरेट कॉज प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन में प्रोलैक्टिन का इंक्रीज से एनोवुलेशन होना ये नहीं आता है। ठीक है, अगले लेक्चर में जो है हम ओवेरियन रिजर्व के लिए जो टेस्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा।